Good afternoon to all of you. My name is Vikas Yadav, and today I will discuss about receptor regulation. Receptor regulation. अब ये रिसेप्टर रेगुलेशन क्या चीज़ होता है? पहले मैंने आपको बताया था एड्रेनोरिसेप्टर्स और सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में। उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या कैसे काम करते, जो भी चीज़ें। रिसेप्टर रेगुलेशन कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग बहुत बार ऐसा सुनते होंगे कि ड्रग टॉलरेट कर गई, या किसी मेडिसिन को किसी कोई पर्सन है उसे कोई मेडिसिन लंबे समय तक दी जा रही है, तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो मेडिसिन टॉलरेट कर गई। तो टॉलरेट क्यों हो जाता है? टॉलरेट करने का मतलब ये होगा कि वो जो रिसेप्टर उस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से रिस्पॉन्स दे रहा था, अब उस रिसेप्टर ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया या कम कर दिया। तो वहाँ पे एक घटना आती है, desensitization ऑफ receptors। डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिसेप्टर है वो पर्टिकुलर मेडिसिन या एगोनिस्ट से एक इफेक्टिव रिस्पांस नहीं दे रहा है। मीन्स रिसेप्टर लॉस द रिस्पॉन्स बाय एगोनिस्टिक ड्रग्स इज नोन एज डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि पहले क्या हो रहा था कि रिसेप्टर से कोई एगोनिस्ट जैसे फिनाइलेफ्टिन, पेंडोल्फिन, आइसोमेटाप्रोलॉल, क्लोनिडीन, पहले क्या हो रहा था कि जब ये मेडिसिन एड्रेनल रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करती थी तो एक डेफिनेट रिस्पांस आता था। लेकिन जब लंबे समय तक उस मेडिसिन का यूज किया गया तो देखा गया कि कुछ समय के बाद अब रिस्पांस आना बंद हो गया। इसी को हम कहते हैं क्या? डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स। तो desensitization of receptor is responsible for drug tolerance। ड्रग टॉलरेंस की जो घटना है वो डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स के अंतर्गत ही आती है। अब ये डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स में हम देखेंगे कि there are two major category of desensitization। There are two major category of desensitization। First one is homologous। First one is homologous desensitization, and second one is heterologous desensitization। First one is homologous desensitization and second one is heterologous desensitization।
तो होमोलॉगस डिसेंट्राइजेशन क्या होता है और हेट्रोलॉगस डिसेंट्राइजेशन क्या होता है, अब हमको इसके बारे में पढ़ना है। होमोलॉगस डिसेंट्राइजेशन, होमोलॉगस डिसेंट्राइजेशन कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारी सेल, इस सेल की सरफेस पे मौजूद ये रिसेप्टर्स और इससे बाइंड होने वाला ये आपका एगोनिस्टिक एजेंट्स होमोलॉगस डिसेंट्राइजेशन कहने का मतलब ये हो गया कि ये एगोनिस्ट अगर इस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो इस रिसेप्टर में कुछ ऐसा चेंज हो जाना जिसकी वजह से इस एगोनिस्टिक ड्रग के प्रति इसका रिस्पांस कम हो जाए या खत्म हो जाए। दिस इज नोन एज होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। इट मीन्स homologous desensitization refers to loss of responsiveness exclusively of the receptor that have been exposed to repeated or sustained activation by an agonist। कहने का मतलब ये हो गया कि होमोलॉगस, जैसे ये आपका रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर से ये आपका एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है, बार बार ये एगोनिस्ट आपको दिया जा रहा है, तो एक समय के बाद आप देखेंगे कि इस रिसेप्टर में कुछ ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज हो गया कि उस एगोनिस्ट के प्रति इसका रिस्पांस खत्म हो गया। दिस इज नोन एज होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। अब ये होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन क्यों होता है? जैसे आप बीपी की दवा 10 साल से खाए जा रहे हैं, एटनोलाल हाइपरटेंशन की दवा आप लंबे समय से खाए जा रहे हैं, एटनोलाल इज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, उसको आप लंबे समय से यूज़ किए जा रहे हैं, तो 8-10 सालों बाद आप देखेंगे कि अब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दवा लेने से। या डायबिटीज की कोई दवा लंबे समय से आप ले रहे हैं, तो कुछ समय के बाद उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में कुछ ऐसी दवाएँ दी जाती हैं तो कुछ लंबे समय बाद अपना रिस्पॉन्स नहीं देती, तो उसमें ड्रग की कोई गलती नहीं है, ड्रग जो पहले थी वही आज भी है। जो रिसेप्टर आपका उस ड्रग से पहले अफेक्टेड होता था, अब उस रिसेप्टर ने उस ड्रग के प्रति अपना रिस्पॉन्स देना खत्म कर दिया या कम कर दिया। दिस इज नोन एज डिसेंसिटाइजेशन। अगर कोई रिसेप्टर इफेक्ट देना बंद कर दे रहा है उस पर्टिकुलर एगोनिस्ट के प्रति जिसके प्रति वो पहले रिस्पॉन्स देता था, उसे हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। अब ये होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन क्यों होता है? होता क्या है कि एक प्रोटीन होती है जीआरके, अगर मान लिया हम बात करते हैं जी प्रोटीन की, हम चलिए बात करें किसके बारे में? जीपीसीआर। ये क्या आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीपीसीआर।
एगोनिस्ट आकर के यहाँ जुड़ा, एगोनिस्ट जुड़ा, ये चीज एक्टिवेट हुई, ये एक्टिवेट हुई, तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट, बीटा, गामा एंड अल्फा, कल मैंने आपको पहले बताया था। अब एक है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज। ये सिंपल सा एक एंजाइम, ये सिंपल सा काइनेज, सिंपल सा एक एंजाइम, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज, GRK। तो ये देखा जाता है कि बहुत बार एडेनो रिसेप्टर्स या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के जो डोमेन अंदर की तरफ होते हैं, जो डोमेन अंदर की तरफ होते हैं, उधर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ GRK फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। द मेन कॉज ऑफ होमोलॉगस desensitization is the phosphorylation of internal domain of GPCR by the effect of G protein coupled receptor kinase। मतलब कि होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज की वजह से जो अंदर का पोर्शन है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, उसका क्या हो जा रहा है? फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जा रहा है? फॉस्फोराइलेशन। जनरली ये फॉस्फोराइलेशन तभी होता है जब एगोनिस्ट यहां आकर के जुड़ा होता है, जब एगोनिस्ट यहां आकर के जुड़ा होता है। इट मीन्स GRK या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज sometimes cause phosphorylation of internal domain of GPCR, that is adrenoreceptors। Clear? ये भी देखा गया है कि जब ये होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन की घटना होती है, तो होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन की घटना के परिणाम स्वरूप ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर की एफिनिटी, इस रिसेप्टर की एफिनिटी बीटा एरेस्टिन, एक प्रोटीन होता है बीटा एरेस्टिन, उसके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बीटा एरेस्टिन क्या काम करता है? बीटा एरेस्टिन एक्टिवेट क्लैथरिन एंड दिस सिस्टम एक्टिवेट द एंडोसाइटोसिस ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या है? एक प्रोटीन स्ट्रक्चर जो सरफेस पे मौजूद है। क्या हो गया? इसका जो अंदर की सरफेस है वो क्या हो गई? फॉस्फोराइलेशन, कन्फर्मेशनल चेंज हो गया। फिर उससे क्या जुड़ा? बीटा एरेस्टिन। अब उससे क्या जुड़ा? क्लैथरिन। इन सब घटनाओं की वजह से उस रिसेप्टर की एंडोसाइटोस, मतलब जो प्रोटीन पहले बाहर की तरफ था वो अंदर की तरफ, जैसे एंडोसाइटोसिस। उस रिसेप्टर को हमारी सेल अंदर की तरफ इनगल्फ कर लेती है, जैसे एंडोसाइटोसिस। इट मीन्स ड्यू टू होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन the G protein coupled receptor attach with beta arrestin. The beta arrestin further activate clathrin and this assembly
cause endocytosis of receptor. Clear? इसके बाद है आपका heterologous desensitization. Heterologous desensitization. हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, इस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में एगोनिस्ट जब बाइंड हुआ तो एगोनिस्ट के बाइंड होने की वजह से प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज सी विल बी एक्टिवेट, उससे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा। इस साइक्लिक एएमपी ने क्या करा दिया? फास्फोराइलेशन। मीन्स इन हेट्रोलॉगस desensitization accumulated secondary messenger such as cyclic AMP cause phosphorylation of receptor protein. This is known as heterologous desensitization. This is known as heterologous desensitization. और हमारा नया टॉपिक है क्या? एड्रेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म। एड्रेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म। एड्रेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब क्या? पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फोलॉजी, पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल सा हिंदी में कहें बहुरूपिया, शुद्ध हिंदी में हम क्या बोलेंगे? बहुरूपिया। एड्रेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म, हमने एड्रेनोसेप्टर के बारे में पढ़ा अल्फा 1। हमने पहले पढ़ा कि एड्रेनोसेप्टर में होते हैं आपका अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, फिर अल्फा 1 में तमाम सब टाइप्स होती हैं। तो ये देखा जाता है कि एड्रेनोसेप्टर्स में, एड्रेनोसेप्टर्स क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड की एक लंबी चेन। तो ये देखा जाता है कि अगर अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो एड्रेनोसेप्टर्स, एक ही एड्रेनोसेप्टर कई पॉलीमॉर्फिक फेज में आ जाता है। एक ही एड्रेनोसेप्टर कई पॉलीमॉर्फिक फेज में आ जाता है। इससे हम क्या कहते हैं? एड्रेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स जो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ करके प्रोटीन को बना रहे हैं, अगर उनमें हल्का सा वेरिएशन हो गया तो जो एड्रेनोसेप्टर था उसके टाइप में थोड़ा चेंज हो जाएगा। दिस इज नोन एज एड्रेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म। ये एड्रेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म जरूरी है
या एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है किस पे, डिजीज स्टेटस पे। और ऐसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट की बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कम होती, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कैंसर की बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा होगी, कुछ में कम होगी, कुछ में ऐसा होगा कि किसी दवा पे कम डोजिंग पे रिस्पांस आ जाएगा, कुछ में ज़्यादा डोजिंग पे रिस्पांस आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एक ही क्लास का रिसेप्टर कई अलग अलग फॉर्म में मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म। इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज अलॉन्ग विथ इफेक्ट ऑफ ड्रग। दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद हमें डिस्कशन करना है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। जब मैं आपको एड्रेनोरिसेप्टर्स के बारे में बता रहा था तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट साइनेप्टिक साइट पे कुछ इस तरीके से होता था। जब ये वेसाइकल में कैटेकोलामिन सच एज नॉरएपिनेफ्रिन, एटीपी फॉस्फेट वगैरह यहाँ आते थे, एक्सोसाइटोसिस की घटना होती थी और यहाँ पे ये रिलीज हो जाता था, क्या, नॉरएपिनेफ्रिन। रिलीज होने के बाद इसने अपना एक्शन दिया और यहीं पे कुछ और चैनल होते थे जिन्हें हम बोलते थे क्या, NET, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। उनका काम क्या होता था, इसको बैक नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर जो कैटेकोलामिन होता था, रिलीज होता था, उसको रिवर्स बैक कर लेते थे, रिवर्स बैक। तो इस तरीके से ये देखा गया है कि 90% के आसपास रिसेप्टर, खासतौर पे हार्ट की सेल्स, जो हमारी हार्ट की सेल्स होती हैं, वहां पे खासतौर पे देखा गया है कि 90% ऑफ रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर इस तरीके से रिवर्स बैक हो जाते थे और जो 10% वहाँ यहाँ बचे वो कुछ थोड़े बहुत यहाँ से हट के ब्लड सर्कुलेशन में आ गए, कुछ डिग्रेड हो गए, इस तरीके से होता। तो इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया, नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। अब इस नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर पे तमाम दवाएं अपना अलग अलग इफेक्ट डालती हैं। कैसे डालती हैं इफेक्ट? जैसे आपका कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ये क्या काम करेंगे, ये जाकर के चुपचाप ये लोग इसको जाकर के ब्लॉक कर देंगे। जब ब्लॉक कर देंगे तो क्या नॉरएपिनेफ्रिन अंदर जा पाएगा? दोबारा अंदर नहीं जा पाएगा, तो यहीं पे लंबे समय तक पड़ा रहेगा। तो जब लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो रिस्पांस इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो कोकीन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ये सब इसी तरीके से काम करते हैं। दीज इनहिबिट रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामिन्स at the नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर साइट। एक और होता है आपका टायरामीन एम्फेटामीन। टायरामीन एम्फेटामीन, ये क्या काम करते हैं? एम्फेटामीन वगैरह ड्रग एब्यूज में आते हैं, ड्रग एब्यूज में।
ये भी नॉरएपिनेफ्रिन के यहां कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन कैसे बढ़ाते हैं? ये चुपचाप चले जाएंगे कहां? एनईटी के द्वारा। कहां जाएंगे? एनईटी के द्वारा यहां पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचेंगे और यहां से फिर वो सीधे चले जाएंगे यहां। कहां? वेसाइकल्स के अंदर। वेसाइकल्स के अंदर आएंगे और वेसाइकल के अंदर जो नॉरएपिनेफ्रिन उसको वहां से भगा देंगे। वो वहां से फिर धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा कहां? यहाँ। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टायरामीन एंड एम्फेटामीन। तो ये ध्यान रखिए कि नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जाकर के ब्लॉक कर देते हैं। जब उसको ब्लॉक कर देंगे तो कैटेकोलामीन्स रीअपटेक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ लंबे समय तक एज इट इज बना रहेगा, तो रिस्पॉन्स में चेंज आएगा। दूसरी चीज, टायरामीन और एम्फेटामीन ये क्या काम करते हैं? ये भी नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। बट जैसे हमने आपको पहले बताया था कि नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होना कैल्शियम चैनल पे भी डिपेंड करता है। कैल्शियम यहाँ बहुत तेजी से आएगा बाहर से अंदर की तरफ और इसको प्रमोट करेगा यहाँ, तब ये बाहर गिरेगा। कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन टायरामीन एम्फेटामीन कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट नहीं डालते। वो यहां से सीधे एनईटी के द्वारा जाएंगे कहां? यहां प्री साइनेप्टिक सेल्स पे। वहां से वो वेसाइकल्स के अंदर जाएंगे और वेसाइकल्स के अंदर पहुंच के वो जो वहां नॉरएपिनेफ्रिन पहले से पड़ा हुआ उसको वहां से भगा देंगे, वो रिलीज हो जाएगा इधर। इन दोनों तरीकों से यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन की जो क्वांटिटी होगी या उसका कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, द फंक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन ट्रांसपोर्टर इज far more complex than simple blockade can account for. For example, some intervention may actually reverse the direction of transporter, so the intradural neurotransmitter is released. ऐसे ही अगर आपका डोपामीन का रीअपटेक हो गया तो उसे हम क्या नाम देंगे? डैट, डोपामीन ट्रांसपोर्टर। क्या कहेंगे? डोपामीन ट्रांसपोर्टर। तो इस तरीके से अब इस एक तरीके से अगर देखा जाए तो टायरामीन, कहने का मतलब ये हो गया कि टायरामीन, एम्फेटामीन और कोकीन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये सब के सब कंसंट्रेशन को यहाँ बढ़ाती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो ये आपका आज का टॉपिक है। अब इसके आगे एक चीज और ध्यान देना है कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि बेसिकली अल्फा रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, बीटा रिसेप्टर कहाँ कहाँ होंगे। एक चीज और आता है सेलेक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर। सेलेक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर, जैसे कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अल्फा 1 पे इफेक्ट डालेंगी, अल्फा 2 पे कम डालेंगी या बीटा पे ज़्यादा डालेंगी। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सेलेक्टिव होती हैं कि वो अल्फा 1 पे इफेक्ट डालेंगी या अल्फा 2 पे इफेक्ट डालेंगी या बीटा 1 पे या बीटा 2 पे या बीटा 3 पे। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सेलेक्टिव नहीं होती, वो अल्फा पे भी इफेक्ट डाल देंगी, कुछ हद तक बीटा पे भी इफेक्ट डाल देंगी। तो हमें जो नेक्स्ट लेक्चर हमको देखना है उसमें हम ये देखेंगे कि सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव क्या होते हैं। तब तक के लिए आपका आज का लेक्चर है। इससे आगे हम पढ़ेंगे ब्लॉकिंग एजेंट और सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव एजेंट। थैंक यू।